अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज शाम 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाक फौज के सिपहसालार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से जारी होने वाले स्केड्यूल के मुताबिक व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में ये अहम मुलाकात होगी। मुमकिन तौर पर इस मुलाकात में ईरान इसराइल जंग, भारत से कशीदा ताल्लुकात, तिजारत और फिर यकीनी तौर पर कश्मीर पर भी बात होगी। इस गैर मामूली मुलाकात से पहले गुज़श्ता 4 दहाइयों पर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान के फौजी सदूर की अमरीकी सदूर से मुलाकातें तो रिकॉर्ड पर मिलती हैं, लेकिन किसी फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से ये पहली मुलाकात है। अजीब इत्तेफाक ये भी है कि जब जब ये मुलाकातें हुई तो खित्ते में या तो जंग दस्तक दे रही थी या छिड़ चुकी थी। इस मुलाकात में भी यही बैकग्राउंड मुश्तरक है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान हालत जंग में है। अलबत्ता इस इत्तेफाक के साथ एक फ़र्क ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक जंग के फाते से मिल रहे हैं, ऐसी जंग के फाते से कि जिसके बाद भारत संभल कर नहीं दे रहा है और इन दिनों बदतरीन सिफारती तन्हाई का शिकार होकर कहीं पीछे खड़ा है। इसका इजहार G7 ममालिक के इस ग्रुप फोटो से भी होता है, जो भी हम आपसे टीवी स्क्रीन पर शेयर कर रहे होंगे। इस फोटो में आप देखेंगे कि मोदी जी को बहुत पिछली कतार में खामोशी से खड़े दिखाया गया है। फील्ड मार्शल और ट्रंप की इस मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है कि इलाकाई सिक्योरिटी, तिजारत और मसला कश्मीर पर भी बात हो सकती है और इसी खदशे के पेश नज़र मोदी ने ट्रंप को फ़ोन करके उनकी सालिसी कबूल करने से माजरत कर ली है। उन्हें मालूम था कि आज हमारे फील्ड मार्शल से मुलाकात होने जा रही है, तो उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद ये पहला टेलीफोनिक रब्ता है जो दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर के हवाले से किसी की सालिसी कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी सिपह सलार इस मुलाकात से हम ये देख रहे हैं कि जो मुलाकात होने जा रही है, भारत में इस पर बड़ा सन्नाटा कहीं पर दिखाई देता है और जब भारत की मीडिया की हम बात करें तो वो अंगारे चबाता हुआ दिखाई देता है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि उसके एंकर्स जो हैं वो आपे से बाहर भी हो रहे हैं। भारत परेशान है कि वो पाकिस्तान के बढ़ते कदम रोके कैसे। इस मुलाकात में पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर इम्कानात होंगे, लेकिन क्या कहीं कुछ खदशात भी मौजूद हैं? क्या ट्रंप पाकिस्तान को ब्रिक्स की जानिब बढ़ने से रोकना चाहेंगे और क्या इजराइल ईरान जंग के हवाले से अमेरिका पाकिस्तान को कोई किरदार चाहता है? ये सारी बातें इस मुलाकात के बाद ज़ाहिर सामने आएंगी, लेकिन इस पर तज्जिया आपको हमारे प्रोग्राम में अभी देखने को मिलेगा। तज्जिए के लिए कौन मौजूद हैं? काशिफ रफ़ीक साहब और अली फुरकान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। नवीद नसीम साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब ने मुझे ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर। गुफ्तगू का आगाज़ जो है अली फुरकान साहब आज मैं आपसे करूँगी। फरमाइएगा कि पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल अमरीकी सदर के ज़हराने पर मेहमान होंगे। इसमें हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इम्कानात ज़्यादा हैं या कहीं कुछ खदशात यानी डू मोर वाली बात दोबारा से हो सकती है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा यही होता चला है अमेरिका की जानिब से? अली साहब जी, ये दोनों हैं, इम्कानात भी अपनी जगह मौजूद हैं और खदशात भी मौजूद हैं और यकीनन इसका जो वक्त है वो बहुत सिग्निफिकेंस है उसकी, काफ़ी उसकी जो है वो उसके ऊपर ऑप्टिक्स भी हैं, उसकी जो है वो अप्रोचेस के ऊपर बात हो सकती है। तो इसको लेते हुए लेकिन आपने जो इससे पहले थोड़ी सी बात की इस दौरे के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर मोदी के उनके साथ बातचीत के हवाले से, तो मैं आपको एक वाशिंगटन से ये इतला है कि ट्रंप गालिबन नरेंद्र मोदी और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इनके दरमियान कोई मुलाकात चाहते थे और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको वहाँ पे जो कनाडा में G7 की जो मीटिंग हो रही थी उसमें नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो मुलाकात तय थी वो नहीं हो सकी और जो टेलीफोन कॉल हुई है ये उसके बाद हो सकी है। उनकी जो तय मुलाकात थी वो ना होने के बाद जो है वो इंडिया के साथ उन्होंने बातचीत की और वो चीज़ें जो है अपने खदशात जो हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका इजहार किया और ये कोशिश की कि ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं दूसरी तरफ ना चले जाएं, जो कि पहले से ही कुछ अच्छे तो फिर जो है मुलाकात कर लेनी चाहिए थी ना अली, जो मुलाकात एक तय थी। नहीं, मुलाकात तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ तय थी, ऐसी की मुलाकात जो वो तय नहीं थी जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी हों, लेकिन ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि शायद वो इस किस्म की सूरत हाल में उनको कायल कर सकेंगे दोनों को। और एक मुलाकात जो है, ये इतला है वाशिंगटन से जो मैं आपको सामने जो है वो शेयर कर रहा हूँ। जो आपने बात की है इस के हवाले से, जो ऑप्टिक्स हैं वो तो ये हैं कि ये टाइमिंग इसकी जो है वो इस किस्म की है कि इसमें पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा
जाएगा गालिबन, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है ईरान के हवाले से उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन इसकी जो रियलिस्टिक अप्रोच भी है वो ये है कि पाकिस्तान को एक बड़ा एडवांटेज भी मिल रहा है। एक तो पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल हैसियत है वो दोबारा से बहाल हो रही है, उसको तस्लीम किया जा रहा है। एक आर्मी चीफ का अमरीकी सदर के साथ बैठना बराह रास्त, ये एक अनोखा किस्म का एक जो है वो मामला होगा। इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस जो है वो है रहेगी और उसके असरात भी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान को मौका मिल रहा है कि वो न सिर्फ अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस खित्ते के हवाले से, अपने जो ख़दशात हैं, अपना मौक़िफ़ जो है वो अमेरिका के सामने रख सकता है, बल्कि इस खित्ते के जो मौक़िफ़ है मजमूई तौर पे वो कैसे सोच रहा है वो भी जो है वो अमेरिकी सदर के सामने रख सकता है कि ये क्या सोच रहा है और इस सारी सूरत हाल में क्या रास्ता क्या निकल सकता है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल सूरत हाल होगी अगर अमेरिका की तरफ से कोई डिमांड की जाती है डू मोर की। पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो अमेरिका को किसी किस्म की लॉजिस्टिक फ़िज़ाई किस्म स्पेस दे, यहाँ पे एयर कॉरिडोर जो है वो फराम करे। लेकिन अगर कोई पीस डील होती है, कहीं पे जो है वो हदबंदी की तरफ जो है वो जाते हैं, तो पाकिस्तान उसमें अपना किरदार जो है वो अदा करेगा। ठीक हो गया। चलें, वाशिंगटन से भी एक बड़ी खबर ये कि मुलाकात की कोई ना कोई ख्वाहिश रखते थे कि दोनों ममालिक को इकट्ठे बिठा दिया जाए। और ज़ाहिर है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि वो जंगों में और जो दीगर ममालिक मुख्तलिफ तनाज़ात के अंदर हैं उनके दरमियान ये सारे मामलात हल करा कर कहीं ना कहीं अपना नाम जो है वो तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखवाना चाहते हैं। तो शायद ये भी यहाँ पे कोई ऐसी एफ़र्ट थी कि दोनों को इकट्ठे बिठा दिया जाए और दुबदू जब मुलाकात हो जाए तो बहुत सारे मामलात तय हो जाएँ, लेकिन ये हो नहीं पाया है। लेकिन अब जो होने जा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी काशिफ साहब। ये जो सेंटकॉम के सरबराह हैं जनरल माइकल, ये कहते हैं कि जी इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान जो है वो गैर मामूली शराकतदार की हैसियत रखता है। क्या समझते हैं सर आप, क्या ये गैर मामूली शराकतदार जो है ये पड़ोसी मुल्क से होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर अमेरिका से ताउन ले सकता है? क्या वाशिंगटन इस दहशतगर्दी पर नई दिल्ली से बात कर सकता है अगर हमारी तरफ से ये बात की जाए, ये मुद्दा सामने रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की खिदमात को मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद अमरीकी टॉप लेवल की जो लीडरशिप है उसने एडमिट किया है कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी है, जिसमें हमने अमेरिका का साथ भी दिया है, जिसमें हमने लाखों हज़ारों जानें कुर्बान की, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, उसको एडमिट किया। और मैं ये समझता हूँ कि इसके तस्लीम करने की सिनेरियो में ही आज फील्ड मार्शल जो है वो ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और ये सिग्निफिकेंट मुलाकात इसलिए भी है कि कोई सियासी लीडरशिप आज फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात में शामिल नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, जबकि ट्रंप साहब की जो कैबिनेट के लोग हैं वो उनके साथ शामिल होंगे, उनसे मुलाकात होगी। दूसरी बात यह है कि बतौर फील्ड मार्शल, बतौर अस्करी इदारे के सरबराह ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। इससे पहले जो मुलाकातें हुई हैं वो बतौर सदर की हैं मुशर्रफ साहब ने, और जनरल बाजवा ने या रहील शरीफ ने जो मुलाकातें की वो अमरीकी मिलिट्री लीडरशिप के साथ की हैं। सो जहाँ तक बात है कि सिग्निफिकेंस देखें, पाकिस्तान को सालसी के लिए कहा गया ट्रंप ने, हमने उस बात को तस्लीम किया, हमने और हमने सालसी के लिए उनकी हामी भर ली। अब ट्रंप की सालसी के ऊपर एतराज़ है तो वो भारत को है या मोदी को है। और मैं ये नहीं समझता इस बात को कि मोदी की डायरेक्ट फील्ड मार्शल से मुलाकात कराने में ट्रंप जो है वो ख़्वाह होंगे। मोदी की अगर मुलाकात होगी तो वो शहबाज शरीफ साहब के साथ होगी, अस्करी लेवल पे मुलाकात होगी, सियासी लेवल पे, अस्करी लेवल पे मुलाकात मैं नहीं समझता। तो ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में बेसिकली इशू एक है कि जो हमने एक दिफाई तौर पे अपना एक डेमो दिया उस जारियत के जवाब में जो भारत ने मुसलत किया, उसके बाद जिस तरीके से हमने दिफाई तौर पे चीज़ें की, अनफोल्ड की, मैं समझता हूँ कि अमेरिका को ये पता लग गया कि दिफाई तौर पे पाकिस्तान को जो है अंडरमाइन तस्लीम करना मुनासिब रवैया नहीं है। और दूसरी बात जो इस टाइम सेंट्रल एशिया की सूरत हाल है, ईरान के साथ है, उसके बाद फिर भारत की तवातुर से कोशिश है कि इसराइल अपना दायरा कार वसी करके पाकिस्तान की तरफ उसको अंगेज करे, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। फिर ईरान और इसराइल की जो एस्केलेशन है उसको कैसे नीचे लाया जा सकता है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान का किरदार है। जिस तरीके से अमेरिका गुफ्तगू कर रहा है और जिस तरीके से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ईरान को थ्रेट करके टेबल पे ले आए, उसको टेबल में लाने के लिए रूस, चाइना और पाकिस्तान बहरहाल बहुत अच्छा और ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं ताकि इस मामले को हटाया जा सके। और इस पर डिमांड क्या आती है? एक चीज, एक जुमला, इस मुलाकात से उस सियासी जमात को बहरहाल बड़ी मायूसी हुई है जो ये समझ रहे थे कि ट्रंप आएगा और एक फ़ोन कॉल आएगी और 804 जो है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस। चले, वहाँ से तो कोई फ़ोन कॉल नहीं आई, लेकिन इस मुलाकात से पहले नौशाद साहब
मोदी ने ट्रंप को ज़रूर कॉल की, 35 मिनट की कॉल थी और मसला कश्मीर पर सालिसी कबूल करने से उन्होंने माजरत कर ली। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि इस माजरत के बाद बड़ी सारी जगहों पर ये बात हो रही है कि इस कॉल के चले जाने के बाद, ये गुफ्तगू हो जाने के बाद, ये वाजे कर देने के बाद भारत की जानिब से मसला कश्मीर हो या आबी जारहियत का मामला हो, ये अपनी जगह जूं का तूं रहेगा। आप भी सर ऐसा समझते हैं कि ऐसा ही होने जा रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, ट्रंप इसके बावजूद भी कोई बात कर सकते हैं पाकिस्तान से और भारत से इन दोनों मामलात को लेकर, चाहे वो आबी जारहियत का मामला हो, चाहे वो मसला कश्मीर हो? नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जवाब देने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अली फुरकान साहब ने जो इतला दी है, ये किसी की दिली ख्वाहिश तो हो सकती है, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। जो प्रोटोकॉल्स को समझते हैं वो ये जानते हैं कि इंटरनेशनली इस तरह से ना कोई मुलाकात अरेंज करवाई जाती है, ना इस तरह की मुलाकातें होती हैं। और फर्ज कीजिए कोई ऐसी मुलाकात हो भी तो वो सीक्रेट रखी जाती है, उसको पब्लिक नहीं किया जाता। सर जी, वहां भी तो ट्रंप बैठे हैं ना, ट्रंप से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, दिली ख्वाहिशें तो उनकी भी हो सकती है ना सर। ट्रंप के साथ एक पूरा व्हाइट हाउस बैठा है और व्हाइट हाउस के साथ एक पूरा उनका वजारत खारजा का ऑफिस बैठा है, और सिर्फ उनका नहीं बैठा, हमारा भी बैठा हुआ है। तो एक कोई तो तौर तरीका होता है किसी काम का, वो इस तरह नहीं हो सकता। ये वैसे कोई इस तरह की इतला जो है वो मुख्तलिफ तरह की इतलात इस तरह की आ जाती हैं, इसकी कोई सेंस नहीं है, लॉजिक नहीं नजर आ रही है अभी फिलहाल मुझे। बाहर ये एक अलग डिबेट है। अब मामला ये है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, देखिए इस वक्त जो फील्ड मार्शल वहां गए ना, वो बतौर 5 स्टार जनरल उनको वहां बुलाया गया है, बतौर आर्मी चीफ नहीं गए वो वहां पे। जो फील्ड मार्शल के तौर पे गए हैं, तो एक बात याद रखिए कि उन्हें पाक भारत जंग के फाते के तौर पर, जो जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था ना, ये उसकी वजह से उन्हें ये एजाज दिया जा रहा है कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। उनके साथ उनके DGMO भी हैं और पाकिस्तानी सफीर भी होंगे। इसके अलावा ना वहां मीडिया होगा और ना ही कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि इस बात को भी समझना चाहिए कि जो मिलिट्री लीडरशिप होती है वो पॉलिटिकल मामलात के अंदर उस तरह की गुफ्तगू नहीं करती, चाहे वो किसी भी हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। खास तौर पर जब वो किसी फॉरेन लीडर से मिलेंगे तो वो पॉलिटिकली किसी मामले को उस लेवल पर उस पर बात नहीं करेंगे जिससे प्रॉब्लम आ सके। सही। तीसरी बात जो इसमें अहम पहलू है, देखिए इस वक्त जो मुलाकात है इसके अंदर सबसे ट्रिकी जो एरिया है वो ये है कि पाकिस्तान जो इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है ओपनली, और अमेरिका इसराइल के साथ इस वक्त ओपन खड़ा है। ये जो एक एरिया है ये बहुत ट्रिकी है। जहां तक बात है जो हमारी पाक भारत जंग की या पाक भारत मामलात की, वो शायद हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि उसके अंदर हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है। इंडिया का भी एक स्टांस है, इंडिया ने अपने स्टांस को कन्वे किया है मोदी ने ट्रंप को। उसकी रीजन ये थी कि वो ये समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मुलाकात के बाद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने प्रेजेंट किए जाएं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात ट्रंप के मुंह से निकले जो मोदी के लिए संभालनी उसके अपने मुल्क में मुश्किल हो जाए। सो उस एक चीज को उसने एप्रीहेंड करते हुए सामने समझते हुए उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई किया बिफोर ट्रंप के वो चीजें उनके सामने हो। जो चौथा एलिमेंट है इस सारी मुलाकात का, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है एक्चुअली टेररिज्म। आपको माइकल जो थे ना, जो उनके सेंट कॉम के जिनका भी मैंने जिक्र भी किया, जिन्होंने कहा कि जनरल माइकल कुरेला जो हैं, उन्होंने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट कर दी हैं बिफोर कांग्रेस, उसके बाद जो बयानिया है पाकिस्तान का वो तस्लीम कर लिया गया है, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अल्टीमेटली अगर US जनरल जो है वो ये कहते हैं कि जी ये काविशें पाकिस्तान ने की हैं और हम उनको सराहते हैं, तो अल्टीमेटली उसके अंदर जो बहुत बड़ा सेटबैक है वो ये है कि देखिए पहलगाम अटैक हम पर किया गया, उसके बाद पहलगाम के बाद कि हम दहशतगर्दी करवा रहे हैं, जबकि अमेरिकी जनरल ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ तो पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा है, उसमें तो ISIS के भी ठीक हो गया। चलें, पाकिस्तान की कुर्बानियों का बयानिया भी खत्म हो गया और पाकिस्तान का जो बयानिया है वो तस्लीम किया गया। ये जो मुलाकात है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो अंडर डिस्कशन रहेगा वो आपकी पाकिस्तान की और अमेरिका की जो टेररिज्म पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उससे मुतालिक रहेगा। ठीक है, उससे मुतालिक रहेगा, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये भी बता रहा होगा और इस पर बड़ी बात भी की जा रही है कि जब फील्ड मार्शल मिलेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली मुख्तलिफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं शायद वो भी कहीं ना कहीं ज़ेर बहस ज़ेर मौजू रहेंगी।
मैं नवीद साहब सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो मुलाकात है इसको सर एक तो ये पहलू कि क्या कुछ चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, पाकिस्तान इस मुलाकात से क्या हासिल कर सकता है, सर इस पर ज़रूर गुफ्तगू कीजिएगा। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इस मुलाकात को बहुत सारी जगहों पर सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक जीत कहा जा रहा है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से G7 ग्रुप फ़ोटो में हमने देखा है कि मोदी को जिस तरह से पीछे कतार में खड़ा किया गया और उनके चेहरे पर जो मायूसी थी उसको लेकर भी बातें हो रही हैं, और फिर एक फ़ोन कॉल होना और उसके बाद ये मुलाकात का वक्त, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं मोदी की बात सुनी जाएगी जो टेलीफोनिक कॉल पर उन्होंने ट्रंप साहब से कही है, या आपको लगता है कि नहीं ट्रंप जो ठान चुके हैं उस कॉल से पहले वो वही कर रहे होंगे, वही गुफ्तगू कर रहे होंगे फील्ड मार्शल से? बहुत शुक्रिया आसमान। सबसे पहले तो मैं वो एक अंग्रेजी का जुमला है कि देयर इज नो फ्री लंच। पहले बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि अगर ट्रम्प और हमारे फील्ड मार्शल के दरमियान उन्होंने उनको खाने पे मदऊ किया है और उनसे मुलाकात करेंगे, तो ये बात तो सोच लें कि ट्रम्प उनसे कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। अब वो डिमांड्स क्या होंगी, किस किस्म की होंगी, और मौजूदा सूरत हाल में जबकि हो सकता है कि ईरान भी ये उम्मीद लगा के बैठा हो कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ट्रम्प से कुछ उनको गुंजाइश लेके देने में या किसी तरह का एक तरफ ईरान ने भी हमारे फील्ड मार्शल के साथ तो उम्मीदें लगाई बैठी हुई हो। दूसरा, आप इस जो मुलाकात है इसकी टाइमिंग सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। एक तरफ ट्रम्प का जब से पहलगाम का वाकया हुआ है या उसके बाद जो पाकिस्तान इंडिया की 96 घंटे की वॉर हुई है, उसमें ट्रम्प आज तक 13 बार पाकिस्तान का जिक्र कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रम्प इस वक्त पाकिस्तान को अपना एक बहुत ही करीबी या एक टू सम एक्सटेंट लाडला मुल्क मान रहे हैं, ऐसा लाडला जो कि बवक्ते जरूरत जिसकी फौज जो है वो कहीं पर भी काम आ सकती है। तीसरी बात आप ये देखें कि क्या आज हम फॉरेन मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है कि कल जुमेरात से मुमकिन तौर पर अमेरिका जो है वो ईरान में कार्रवाई शुरू कर सकता है अपने ड्रोन या अपनी जैसे भी वो करेगा। क्या ये हो सकता है कि किसी न किसी तरह से आई नो आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच, किसी तरह से फील्ड मार्शल जो है वो कुछ ईरान को टाइम लेके देने में कामयाब हो जाए, और ये भी हो सकता है कि फील्ड मार्शल कहे कि लेट मी टॉक टू ईरानियन लीडरशिप, मैं उनसे बात करता हूँ और एक बीच में ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप ये देखें कि क्यों एक जो इस वक्त ट्रम्प की और फील्ड मार्शल की जो मुलाकात है इसका आउटकम हमें कुछ ना कुछ तो नजर आएगा ना। पाकिस्तान को हो सकता है कि अस्करी फौजी साजो सामान मिल जाए, हमें हमारे साथ मादनियात का मुआहदा हो जाए। जहां तक की बात जो नौशाद साहब कह रहे थे कि सियासी लीडरशिप नहीं है, हमने हालिया दिनों में देखा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पूरे ये खलीजी ममालिक के दौरे करके आए हैं, जहाँ जाते हैं सऊदी अरब जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें भी जो है वो फील्ड मार्शल पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बेस के ऊपर उनसे नेगोशिएट करें। और सबसे आखिर में ये देखें कि हमारा एक नेबर जो है वो अफगानिस्तान है जहाँ से अमेरिका निकला है, और हमारा दूसरा नेबर ईरान है। ईरान में अगर ईरान की हुकूमत चाहती है, जो कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव कह ले है इसराइली हुकूमत का, तो उसके बीच में भी पाकिस्तान जो है वो उसको किसी न किसी हद तक अपना किरदार अदा कर सकता है। ठीक हो गया नवीद नसीम साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में ज़्यादातर जिक्र किया है ईरान इजराइल जंग का। आप समझते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान से भी कोई ना कोई किरदार अदा करने का कहा जा सकता है ट्रंप की जानिब से। नाज़रीन, ये जो मुलाकात है अमेरिकी सदर ट्रंप और हमारे फील्ड मार्शल के दरमियान, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे हो रही होगी। न्यूज़ वन यकीनन इससे आपको अपडेटेड भी रखेगा। अभी हम तज्जिया भी कर रहे थे इसी हवाले से, और अब हम आगे चलकर ईरान इजराइल जंग के हवाले से बात करेंगे, जिसके बारे में हम बहुत सारी जगहों से ये सुन रहे हैं कि इसका दायरा जो है वो मजीद फैल सकता है, और बहुत सारी जगहों से हमें ये सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि इस जंग को रोका जा सके। असल में मामला है क्या और मामला आगे क्या रुख इख्तियार कर सकता है इस जंग को लेकर, इसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अब हम बात कर रहे होंगे ईरान इजराइल के दरमियान जारी जंग की, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेकर इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। इस पर अमेरिकी राय आमा भी तनकीद करते दिखाई दे रही है कि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2019 में कहा था कि मशरिक़ वस्ता की जंगों में मुलव्वस होना अमेरिकी तारीख का बदतरीन फैसला था। हमारे 80 खरब डॉलर ज़ाया और हज़ारों अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए। कहा यह भी जा रहा है कि ये वही ट्रंप हैं जो अमन के नोबेल प्राइज़ के तालिब और जंगों के मुखालिफ हैं। ये वही ट्रंप हैं जो डील मेकर कहलाते हैं, लेकिन अब इजराइल ईरान जंग में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। ट्रंप तो कहते थे कि वो पुरानी लड़ाई में टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन बात इजराइल की आई तो अपने ही बयानात की नफ़ी कर दी। ट्रंप ने 13 जून को कहा कि ईरान के पास एटम बॉम्ब नहीं हो सकता और हम मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं। रवां बरस मार्च में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने कही कि खुफिया एजेंसी इस नतीजे पर पहुंची है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। यही बात जब ट्रंप से कही गई तो उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि उसने क्या कहा। मेरा ख्याल है कि ईरान एटम बॉम्ब करने के बहुत करीब हासिल करने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। नाज़रीन, ये सारे तज़ादात जो मुख्तलिफ लोगों के बयानात में दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ साथ अब ट्रंप इजराइल के साथ आ खड़े हुए हैं। सूरत हाल मज़ीद अबतर होती जा रही है और इस सूरत हाल में इजराइल के साथ साथ हिंदुस्तान की परेशानी की असल वजह भी सामने आ रही है। बीबीसी पर एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक इजराइल के तीसरे बड़े शहर हाइफा की जो बंदरगाह है वहां भारतीय कंट्रोल वाज़े हो चुका है। अडानी ग्रुप ने 2023 में इस बंदरगाह का 70% हिस्सा ले लिया था, यानी भारत की भारी इन्वेस्टमेंट भी दांव पर लग चुकी है और इसी वजह से मोदी जी इस सारे मामले में अपने एटीएम अडानी ग्रुप की खातिर चुप साधे बैठे हैं। सूरत हाल कहाँ जा रही है? क्या ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका बराह रास्त तेहरान पर बमबारी करने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान के अहदाफ क्या होंगे? इस सवाल ये भी अहम है कि रूस इस सारे मामले में अपने हलीफ ईरान की मदद क्यों नहीं कर पा रहा है। तो पहले मेरे ख्याल में यही सवाल पूछ लेते हैं और सवाल हम पूछ लेते हैं जी अली फुरकान साहब से। अली साहब, रूस की बात करेंगे, क्या वजह है कि स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुआहदा होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि रूस ईरान की उस तरह से मदद नहीं कर रहा है? आज रूसी वजारत खारिजा की जानिब से अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि अमेरिका इजराइल को बराह रास्त फौजी इमदाद देने या उसके बारे में सोचने से ख़बरदार रहे, लेकिन सिर्फ ख़बरदार किया जा रहा है, अमली तौर पर क्यों कुछ नहीं कर रहा है रशिया इस सारे मामले में? अली साहब, आपके इस सवाल से पहले एक छोटी सी वजाहत, चूँकि मेरे साथियों ने उस पर बात की, तो जब ये मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई किरदार चाहते थे मोदी और जो हमारे आर्मी चीफ इस वक्त वाशिंगटन में उसके दौरान, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई ऑन द कैमरा मीटिंग होगी, कोई हैंड शेक होगा। डेफिनेटली एक हॉस्टाइल किस्म के माहौल में दो मुल्क हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई इस किस्म की मुलाकात जो इस पर कोई प्रेस टॉक होगी, कोई मीट होगा, वो यकीनन पर्दों के पीछे होगा। और इसका इजहार सदर ट्रंप 13 दफ़ा कर चुके हैं कि वो किरदार अदा कर रहे हैं और किरदार अदा करते रहे हैं। और शायद यही वजह है मेरी नज़र में कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से अपनी तयशुदा मुलाकात जो कि G7 समिट की साइड लाइन पे था वो नहीं हो सकी। तो जो आपने बात की रूस के हवाले से, तो यकीनन रशिया मेरे ख्याल में अभी चूँकि खुद एक जंग में है और उसकी कुछ लिमिटेशंस उसकी जो है वो इस हवाले से पाई जाती हैं, लेकिन वो बार बार तंबीह कर रहा है अमेरिका को कि वो बराह रास्त इस जंग में मुलव्वस ना हो। अगर अमेरिका इस जंग में बराह रास्त शामिल होता है तो यकीनी तौर पे फिर रूस के लिए भी शायद फासला रखना थोड़ा मुश्किल होगा, चूँकि उनका ना सिर्फ वो एक इत्तेहादी है बल्कि उसका एक डिफेंस पैक्ट मौजूद है और उस डिफेंस पैक्ट के मुताबिक रशिया मजबूर होगा जो है वो तावन करने का। जिस तरीके से नेटो का एक इत्तेहाद है और नेटो के इत्तेहाद में ये चीज़ शामिल है कि किसी एक पे हमला किया जाएगा तो सारे मुमालिक पे हमला तसव्वुर होगा। तो रूस अपने स्ट्रेटेजिक एलाइज के साथ जो है वो जाता रहा है, चाहे वो शाम हो, चाहे वो ईरान है, या इसी तरीके से आपने देखा उनको मिडिल ईस्ट के जो उसके इत्तेहादी मुल्क हैं तो वो उनके लिए यकीनी तौर पे उसे जो है वो मजबूर होगा उसकी तरफ जाने के लिए। लेकिन इसकी कुछ न कुछ लिमिटेशंस यूक्रेन जंग की वजह से रशिया की जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ चीन के प्रेसिडेंट शी का जो बयान है वो बहुत अहम रखता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे जो है वो बढ़ सकती है। और आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट शी जो है वो बात नहीं करते हैं, वो गुफ्तगू बहुत कम करते हैं, बहुत कम बयानात देते हैं। तो अगर वो बयान इस मौके पे दे रहे हैं तो इसके काफ़ी मायने हैं। तो ये सूरत हाल जो है अगर अमेरिका इसमें आता है तो मेरे ख्याल में ये एक ना ख़त्म होने वाली जंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और वो फैज़
माफ़ी चाहता हूँ, फैज़ अहमद फैज़ का वो एक शेर है ना कि आगाज़ से वाकिफ़ हो अंजाम भी देखोगे, तो इस किस्म की सूरत हाल शायद हो जाए। वाह वाह, ज़बरदस्ती। अंजाम से वाकिफ़ हो, आगाज़ से वाकिफ़ हो, अंजाम भी देखोगे। अंजाम तो खैर अभी तक हम पर वाज़ेह नहीं हो पा रहा। कोशिश करते हैं कि आज की इस गुफ्तगू में कुछ सिनेरियो जो है वाज़ेह हो पाए। काशिफ रफ़ीक साहब, सर ये बार बार जो हम एक जुमला सुनते हैं कि इज़राइल जो है वो अमेरिका की रेड लाइन है, ऐसा कहीं ना कहीं हमें होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्या वजह है? ट्रंप जो है वो यू टर्न लेने पर क्यों मजबूर हुए हैं? वो तो हमेशा से, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में भी कहा, कि जंग मुखालिफ बयानियाँ अपनाते रहे हैं और यही बयानियाँ लेकर वो वाइट हाउस आए थे। तो अब ऐसा यू टर्न क्यों ले रहे हैं वो? देखें, अच्छा जुमला है यू टर्न का। ये तो पहले हम पाकिस्तान में सुनते आपको थे। कोई और याद आ गया इससे काशिफ साहब? तो ये यू टर्न अमेरिका ने लिया है। इसकी जो इस्तदलाल है, जो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो दलील है वो ये है कि शायद इसराइल तने तनहा ईरान का सामना नहीं कर पा रहा। देखिए, अगर इसराइल का दिफा नाकाबिल तस्खीर था, इसराइल जो है वो ईरान को सबक सिखा सकता था, नाको चने चबवा सकता था, तो फिर अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आगे एक पराई जंग में उलझे, और जिसमें अमेरिका का कहना है कि उसका कोई लेना देना नहीं है। और जो पाक इंडिया तनाज़े की सालसी कराने वाला ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने का सोच रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल का जो एक खौफ था कि वो उसको हिट नहीं किया जा सकता, उसका डिफेंस बड़ा इंटीग्रेटेड है और बड़ा मजबूत है, वो ईरान ने मिथ इसराइल की ख़त्म कर दी है। अब इसराइल की सर्वाइवल स्टेक पे लग गई है, जिसके लिए ईरान, अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस जो है वो कोशिश करें कि हम इतना प्रेशर क्रिएट करें, इतनी थ्रेट क्रिएट करें कि ईरान जो है वो टेबल पे आ जाए। जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, मैं उस वक्त से एक ही बात कह रहा हूँ तवातर से कि जिस जारियत को इसराइल ने ईरान पर मुसल्लत किया है, इसके इख्तिताम का फ़ैसला ईरान खुद करेगा। और अगर अमेरिका डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो रूस ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि वो भी इसका हिस्सा बनेगा, और चीन के जो प्रेसिडेंट है वो भी इसमें बिल्कुल आएंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात में शायद ये वाहिद एक विंडो है कि जिसके ज़रिए से ईरान को, रूस को, चीन को और अमेरिका और इसराइल एक टेबल पर बैठ जाए और इसका कोई ना कोई ऐसा हल निकला है कि ये जंग जो है वो मजीद तवालत इख्तियार ना करे। क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने सेकंड फेज़ लॉन्च कर दिया है। उस जो आयतुल्लाह खामनाई है, जो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने पासदाराने इनकलाब को ये मैंडेट दे दिया कि वो फैसला करे कि जंग को उन्होंने किस मोडालिटी से, किस स्ट्रेटजी से आगे लेके जाना है। सो अमेरिका के लिए इतना आसान काम नहीं है। पूरी दुनिया में ईरानी लोग जो हैं वो बसते हैं, फिर ये चीज़ें जो सी हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो जाएंगी। सो अमेरिका प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ ज़रूर कर रहा है, लेकिन एक बात तय हो गई है कि इसराइल अपना दिफा जो है वो, उसका जो टेम्पो था वो लूज़ कर चुका है। जैसे इसराइल ने एक टेम्पो, भारत ने टेम्पो बनाया था, वो अपना टेम्पो लूज़ कर चुका है। अब उसके टेम्पो को, उसकी सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए अमेरिका जो है वो उसको मैदान में आना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आना पड़ रहा है। मैं आपकी तरफ आऊँगी नवीद नसीम साहब। सर ये एक तो ये जो सवाल मैंने अभी काशिफ साहब के सामने रखा कि वजह क्या है, क्यों ट्रंप जो है एकदम से अमन की ख्वाहिशों का इजहार करते करते अब इस जंग में शमूलियत की बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के अंदर से जो रायआमा हमारे सामने आ रही है उसकी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हुए हैं? और दूसरी चीज़ सर ये बता दीजिएगा कि बहुत सारी जगहों पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इजराइल ईरान जंग है, इसका एक मकसद ये भी है कि अपने ब्रिक्स का जो उनका दायरा है उसकी तौसीक को वो कहीं ना कहीं रोकना चाहते हैं, कुछ और ममालिक की उसमें शमूलियत को कहीं ना कहीं रोकना चाहते हैं। सर आपको ये लगता है? और जब हम अमरीकी रायआमा की बात करते हैं तो आपको लगता है कि जो लोग इसके हक़ में नहीं हैं कि अमेरिका को इस जंग में पड़ना चाहिए है, ये रायआमा कहीं ना कहीं ट्रंप को रोक सकती है इजराइल का साथ देने से? सर आसमान, देखिए, ट्रंप की पोजीशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। जब वो 20 जनवरी से पहले जब उन्होंने ओहदे का हल्फ नहीं उठाया था, तो वो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मैं दुनिया में जितनी जंगें हो रही हैं मैं उनको बंद करूंगा। और हुआ ये कि डेमोक्रेट्स के दौर में ही बाइडेन हुकूमत के आखिरी दिन से पहले ही जो गजा में वॉर चल रही थी इसराइल की, उसमें सीज फायर हो गया था और कहा यह गया कि उसका क्रेडिट भी ट्रंप को दिया गया, जो कि दोबारा शुरू हो गई। तो उस साइड पे भी ट्रंप को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब दूसरी साइड पे है तो रशिया और यूक्रेन जो है वो भी अभी तक जंग बंद करने में नहीं कामयाब हुए। अमेरिका जो है उनकी जंग बंद करवाने में भी नाकाम रहा है। तीसरी तरफ देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई 96 घंटे की, में वन एग्जाम्पल जिसमें ट्रंप को कामयाबी मिली
اور ان کو ایک کریڈٹ مل گیا کہ انہوں نے 2 نیوکلیئر کنٹریز کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کو بند کروا دیا. اب چوتھی جنگ جو آ گئی ہے یہ ایران کی اور اسرائیل کی. آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کے دور میں تو جنگیں بڑھتی جا رہی ہیں, جنگیں کم نہیں ہو رہی. اور اب اگر امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ ایران میں آتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں کنفیس کر لینا چاہیے اسرائیل کو بھی اور یورپی کنٹریز کو بھی کہ اسرائیل فیل ہو گیا ہے ایران کو اس کے جوہری ہتھیاروں کو اکیلا ختم کرنے میں. یہ چیز تو باور کر لیں, اب اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی. اب آگے ایک اور چیز سوچیں, امریکہ کے پاس جو جہاز جو ہے یہ ان کے میسو آرڈیننس پینیٹریٹرز جو بامز ہیں جو کہ تقریباً 13,600 کلو گرام وزنی ہے اور یہ تقریباً 200 فٹ نیچے تک جو ہتھیار ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں. صرف یہ چیز رہ گئی ہے جو کہ امریکہ نے جو کہ اسرائیل نے ابھی تک یوز نہیں کی ہے. اور اگر امریکہ ان کو یہ دے دیتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ کتنے بڑے لیول کے اوپر تباہی ہوگی. اور آپ اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ آپ میں سر یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر امریکہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اس جنگ کے اندر تو اس جنگ کا ہدف پھر کیا ہے؟ قیادت کی تبدیلی ہے یا جوہری یہ جو قوت ہے جس پر بار بار ایران کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اس کا خاتمہ مقصد ہے؟ سر ابھی تک تو یہی کلیئر نہیں ہو پا رہا نا کہ دونوں ممالک چاہتے کیا ہیں. دیکھیں صرف ایک جملہ ہمیں ماضی میں یاد ہے کہ امریکہ نے عراق کے اوپر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے کہہ کر حملہ کیا تھا, بالکل, اور بعد میں وہاں کچھ نہیں ملا, وہاں کچھ نہیں ملا تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ جوہری ہتھیار تو ایک بہانہ ہے, اصل نشانہ تو اصل لڑائی تو حکومت کو ہٹانا ہے. نوشاد صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گی. چائنا کی بھی میں چاہوں گی کہ آج کے پروگرام میں ہم ضرور بات کریں. چائنا کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے. سر اب یہ جو چین بیان دے رہا ہے اس طرح کا, اس بیان کو اسرائیل ایران جنگ کے تناظر میں لیا جا سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں ہی دیا گیا بیان ہے, ورنہ اگر نہ آپ کو بھی بتایا کہ جو چینی پریزیڈنٹ ہے وہ یوزلی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے, تو ان کا گفتگو کرنا جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں, وہ ضروری ہے کیونکہ میں نے پرسوں بھی آپ کو آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایران بیسیکلی اسرائیل جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے ایران کے ہاتھوں. اسی وجہ سے رجیم چینج کا بھی معاملہ ہوا. بیسیکلی اسرائیل نے یو ایس کو یہ کہا کہ میں آپ کو یہ آپ کے مذاکرات سے یہ معاملات طے نہیں ہوں گے, میں آپ کو اسرائیل کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم کر دیتا ہوں, اس کا میزائل پروگرام میں تباہ کر دوں گا, میں اس کو فلسطین کی طرح ربلز میں جو ہے وہ کنورٹ کر دوں گا, جس کے بعد جو ہے آپ جو معاملات ہیں وہ ہم سیدھے کر لیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں پایا. ہوا یہ کہ اسرائیل کا جو موٹیو تھا وہ انہوں نے تسلیم کیا نا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا اپنے جو سلامتی کونسل کے مشیر ہیں انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. اب وہاں معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. انہوں نے پہلے رجیم چینج کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا شروع کیا کیونکہ کوئی ایگزٹ چاہیے تھا انہیں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر رجیم چینج کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے تو پھر اسرائیل کے پاس 2 ہی صورتیں بچتی ہیں. ایک یہ کہ یا تو وہ امریکہ کو شامل کر کے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کروائے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لے. اس دن کے بعد سے پرسوں سے لے کر آج تک جو بمبارڈمنٹ ایران کی طرف سے کی گئی ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو آئرن ڈوم ہے وہ اس کو ان کے جو ایرانی میزائل ہیں ان کو پینیٹریٹ کرنے سے نہیں روک پا رہا. تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی پینیٹریشن اسرائیل کے تل ابیب تک اور تمام شہروں تک موجود ہے. تو وہ کسی بھی وقت جو ایک لارج سکیل جو اٹیک ہے وہ اسرائیل کو تباہی کے دہانے پہ لے جا سکتا ہے. تو اب اس سچویشن میں امریکہ کے پاس, چونکہ امریکہ بھی ڈیفنس پارٹنر ہے اسرائیل کا, اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اسرائیل کی مدد کے لیے آئے. سو اس لیے امریکہ اب تک کی جتنی بات کی جا رہی ہے, امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ چاہے رجیم چینج کا بہانہ ہو, چاہے کوئی اور معاملہ ہمیں کرنا پڑے, ہمیں کسی طرح ہم اس جنگ میں مت کودیں. یہ اب تک کی اس کی ریزسٹنس ہے. سر بھارت کے حوالے سے نوشاد صاحب, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. سر میں چاہوں گی بھارت کے حوالے سے ضرور بات ہو, کیونکہ بی بی سی بھی رپورٹ کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اور یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ادارے بہت بار متعدد بار اس جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل کے اندر بھارت کی بہت بڑی انویسٹمنٹ موجود ہے,
اور بھارت یقینی طور پر ابھی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایران کی جانب سے اس پر بڑا ہمیں پریشان دکھائی دیتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے نوشاد صاحب. بھئی پریشان, حیفا تو تقریباً تباہ ہو گئی ہے. حیفا کے اندر اگر کوئی سرمایہ کاری تھی تو وہ تو اب تباہ ہو چکی ہوئی ہے. جو سچویشن ہمارے سامنے ہے, جو اطلاعات ہمارے سامنے ہیں, اس حساب سے تو فی الحال تو حیفا بند کر دی گئی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے, اگر انڈیا اس کا 70% کا پارٹنر ہوگا, کوئی انڈیا کا شخص بھی ہو, تو اس کو نقصان تو وہ اٹھانا پڑ رہا ہے. ظاہر ہے سر, جب مودی کے اے ٹی ایم کو نقصان پہنچے گا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے بھارت کے اوپر ہی آ رہا ہے. یقیناً وہی ہوگا. اور سب سے بڑا, اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ دیکھیے جو اسرائیل کا جو ایک اس نے اپنا فیئر دنیا کے سامنے کریٹ کیا تھا وہ تباہ ہو گیا, اور سیم کنڈیشن جو ہے وہ بھارت کی ہے. بھارت کے اندر جو انہوں نے پاکستان کا جو پکچر بنائی ہوئی تھی, اور جو انہوں نے وہاں کہا ہوا تھا اپنے عوام کو کہ جی پاکستان تو ایک بالکل ایسے لاغر سا ایک نظام ہے, اور وہ مدد لے کے وہاں پہ روز پیسے کھائے جاتے ہیں, اور مدد کے ذریعے وہ چل رہا ہے, اور یہ ہے, اور وہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے. وہ سارا کچھ ڈسٹروائے ہوا, جس کا اس کو انٹرنل پالیٹکس میں پرابلم کا سامنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو آپ نے جنگ جیتی, انٹرنیشنلی ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ بھارت جو ہے وہ کم از کم اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے طور پہ جو یو ایس نے کی تھی انڈیا کے ساتھ, وہ اس کی کیپیسٹی بھی کیپیبلٹی نہیں رکھتا. صحیح ہو گیا نوشاد صاحب. ان حالات کے اندر اسرائیل اور بھارت کی جو سبکی ہے, اب اس کو کسی طرح سے امریکہ نے مینج کرنا ہے. بھارت کی مینج ہو گئی تھی, اسرائیل کی مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. علی فرقان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر, پلیز. میں صرف یہ اسما کہنا چاہ رہا تھا کہ مودی کی حالت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے, امریکہ کھانے پہ بلا رہا ہے ہمارے آرمی چیف کو, سعودی عرب یو اے ای ہمارے برادر ہیں, چین ہمیں طیارے دے رہا ہے, آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے رہا ہے, اور مطلب یو اے ای جیسے جو ملک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو مودی جو 11 سال سے پاکستان کو تنہا کرنا چاہ رہے تھے, وہ اس کا کیا ہوا؟ بالکل جی, آپ نے اب مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دینے والے ممالک کی بات کی ہے, تو میرے خیال میں ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے مشکل دنوں میں ملکی معیشت کو استحکام دینے کے لیے بنائے جانے والے ایک ادارے, میں بات کر رہی ہوں SIFC کی, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. اس کے قیام کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. 2 برسوں میں اس ادارے کے توسط سے توانائی, IT, زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں خاص طور پر $4.5 بلین کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. IT کے شعبے میں, دیگر شعبوں میں بہت زیادہ پاکستان نے ترقی کی ہے, صرف ایک اس ادارے کی وجہ سے. اس کو آج ڈسکس کریں گے اس کے 2 سال مکمل ہونے پر, بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشکل دنوں میں ملکی معیشت کو استحکام دینے والے ادارے SIFC کی, جس کی تشکیل کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ IT کے شعبے میں برآمدات $2.6 ملین تک پہنچ گئی ہیں اس ادارے کی وجہ سے, اور رواں برس میں مزید 20% اضافے کی توقع بھی ہے. لیکن کیا یہ کردار کافی ہے, اور اس میں مزید کتنی وسعت ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایک ادارہ 2 برس میں $5 بلین کی سرمایہ کاری لے آتا ہے, تو دیگر ادارے کہاں ہیں؟ ان مشکل دنوں میں ان کی کوششیں کیوں اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی ہیں جس طرح سے SIFC کی کوششیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں؟ علی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک ادارہ جو 2 برس میں $5 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے, جو پوری ایک وزارت نہیں کر پاتی, آخر کیوں ایسا ہے, اور یہ فرق کہاں پر ہے, ڈفرنس کیوں ہے اتنا زیادہ کارکردگی کے اندر؟ میرے خیال میں اس کو آپ کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے. SIFC جو ہے ایک ایسا فورم ہے جس نے تمام وزارتوں کی بین الوزارتی ایک کوارڈینیشن کا کام کرنا ہے, اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ تمام وزارتوں کو منسلک اس طریقے سے کیا جائے, آسان کیا جائے, سہل کیا جائے بیرونی سرمایہ کاری کو لے کے. تو یہ تمام وزارتوں کا ایک مشترکہ جو ہے اس کی پیش رفت ہے, جو کہ SIFC ایک صرف ایک ونڈو کے طور پہ آپریٹ کر رہی ہے, ایک اس کا ایک فیس آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو آپ علیحدہ سے جو ہے اس طریقے سے وزارتوں سے الگ کر کے نہ دیکھا جائے, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی ایک طرح سے کر رہا ہے آگے بڑھنے میں اور مختلف اقدامات. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کامیاب ہوا ہے اپنے ملک کی جانب راغب کرنے میں. امریکہ دلچسپی رکھتا ہے پاکستان کی منرلز میں سرمایہ کاری میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اشارے دے چکے ہیں, وہ اپنے ایڈوائزر کو پاکستان
پاکستان بھیج چکے ہیں. چین کے ساتھ ہمارا سی پیک کا فیز 2 جو ہے وہ آگے بڑھا ہے, اس کے اوپر پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے. نہ صرف فیز 2 آگے بڑھا ہے بلکہ اس میں افغانستان کو جو ہے ہم نے سی پیک میں شامل کیا ہے باقاعدہ طور پہ. تو وہ چیزیں جو ہے وہ بڑی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو مڈل ایسٹ کے اتحادی دوست ملک ہیں ان کی سرمایہ کاری کی طرف بھی جو ہے وہ چیزیں آگے پیش رفت کر رہی ہیں. تو سرمایہ کاری کے حوالے سے بہتر پیش رفت ہو رہی ہے. آذربائیجان نے $2 ارب کی جو ہے وہ سرمایہ کاری جو ہے اس کے ایگریمنٹس کر رکھے ہیں. بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ آئے تھے آپ نے دیکھا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں براہ راست ایگریمنٹ کر کے گئے. تو جو ہمارے خطے کے ملک ہیں, مڈل ایسٹ کے ملک ہیں, سینٹرل ایشیا کے ہمارے دوست ملک ہیں, ہر طرف سے ہمیں جو ہے وہ مثبت اشاریے جو وہ مل رہے ہیں, سرمایہ کاری کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. تو یہ مثبت سائن ہے اور اس میں جو ہے وہ بین الوزارتی جو کوششیں ہیں ان کو جو ہے وہ سراہا جانا چاہیے. بالکل جی, میں آپ کی طرف آؤں گی. کاشف صاحب, آئی ٹی پروڈکٹس میں ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے SIFC کے تحت. سر بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کے قیام سے پہلے انڈیا کا بڑا نام تھا کہ وہ خطے میں IT چیمپئن ہے. SIFC سے ہم یہ تاثر زائل کرنے میں بہت حد تک کامیاب رہے ہیں. سر دیکھیں, اصل چیز یہ ہے کہ SIFC بنانے کا جو آئیڈیا تھا وہ PDM کے دور میں آیا. اس وقت میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے اور آرمی چیف سید آصف منیر صاحب تھے جو فیلڈ مارشل ہیں. جی جی. اب یہ سارے معاملے بنانے کا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں لوگ آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں کے لوکل لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو بیوروکریسی بابو ہے نا, جو فائلیں سرخ فیتے کی نظر کر دیتی تھیں, یا ان کو کک بیکس دیں یا شیئر دیں یا وہ فائلیں چلیں گی نہیں, اس میں غیر ضروری ہرڈلز تھیں, ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک ون ونڈو آپریشن کے طور پہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا. اور اب یہ کہا گیا کہ آپ آئیے, اپنا ہمیں پروپوزل دیجیے اور ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ IT کا شعبہ ہو, ایگریکلچر کا ہو یا دیگر شعبے ہوں. اب جب تک آپ ایکسپورٹس کو نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک آپ کی اکانومی اوپر نہیں جائے گی. وہ IT کی ایکسپورٹس ہوں, وہ آپ کی ایگریکلچر کی ریفارمز ہوں, وہ آپ کی صنعتی ایکسپورٹس ہوں یا اس کی ریفارمز ہوں, یہ ساری چیزیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ SIFC کے اوپر اس وقت بہت سارے لوگوں کی کرٹیسزم تھی, بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر نیگیٹو تھاٹس رکھی, لیکن آج 2 سال کے بعد یہ ایک کمپیریزن ہے کہ ایک جب آپ چیزوں کو ون ونڈو آپریشن پہ اور غیر ضروری ہرڈل سے ہٹائیں گے تو اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹس اوپر جائیں گی. IT ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ جتنی محنت کر لیں اتنا ہی اس سے زیادہ آپ کو ثمر ملتا ہے, پھل ملتا ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے, SIFC ایک طرف آپ کی IT کے ایکسپورٹس کو بڑھا رہی ہے اور دوسری جانب بجٹ کے اندر IT کو آپ نے اگر اس کے اوپر ٹیکسز کو لے کے آ رہے ہیں, تو یہ ایک نقطہ ایسا ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک پہلو سے SIFC کی جو گروتھ ہو رہی ہے بزنس کو آگے لے کے جانے کی, اس کے اوپر کمی آئے یا اس پہ کوئی قدغن لگے. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. میں آپ کی طرف آؤں گی. نوشاد صاحب, سر آپ SIFC کی اس 2 سالہ کارکردگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مختلف پہلوؤں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب یہ بھی ناظرین کو بتانا بڑا زیادہ ضروری ہے کہ ان 2 سالوں میں 6400 افراد کو تربیت دی گئی ہے, جبکہ 70% کو ملازمت بھی فراہم کی گئی ہے. تو سر آپ کارکردگی سے مطمئن ہیں مختلف شعبوں کے اندر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی جو SIFC کو لے کر جو بات کی جاتی ہے نا, ہمارے ہاں تھوڑی سی وہ جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی SIFC کوئی علیحدہ سے کوئی وزارت یا کوئی علیحدہ سے کوئی ادارہ بن گیا ہے. ایکچولی وہ ایک کاؤنسل ہے جس کا مقصد فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انویسٹمنٹ کو. اب انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو بات اب تک کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے جو یہاں ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کرنا ہے, چاہے وہ قانون کی صورت میں ہو, چاہے وہ ریڈ ٹیپزم ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچرل اور جو آپ کے اکانومی کے جو فنڈامنٹل سٹرکچر ہیں چیزوں کے مختلف اداروں کے, ان کے اندر تبدیلی ہو. تو وہ بیک وقت جو ہے وہ نہ صرف انویسٹمنٹ جو ہے وہ فیچ کرنے کے کام کے اندر لگی ہوئی ہے, وہ ساتھ آپ کی ان فنڈامنٹل چینجز پہ بھی کام کر رہی ہے جو آپ کے اندر لانا ضروری ہے اگر آپ نے اکانومی کو ان دا لانگ ٹرم سروائیو کروانا ہے. سو اس پرسپیکٹو کے اندر یہ جو بین الوزارتی ایفرٹس ہیں, پلس یہ ہے کہ یہ جو وزارتیں ختم کرنا ہے, آپ کا ریڈ ٹیپزم ختم کرنا ہے, آپ کے ہاں قوانین کچھ ایسے ریکوائرڈ ہیں, جس طرح آج کل کرپٹو پہ کام شروع ہوا ہے. اگر فرض کیجیے SIFC نہ ہو تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگلے 10 سال بھی آپ کرپٹو کو کسی طرف لے جا نہیں سکتے تھے, یہ صرف اس پہ باتیں ہی ہونی تھی. لیکن اب SIFC کے ذریعے آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ایگریمنٹس کرنے کے لیول پہ آ گئے ہیں, آپ اس کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ نے انرجی بھی جو ہے وہ ریزرو کر دی ہے اور آپ اس پہ کام جلد کر پائیں گے. سو یہ جو ایک ڈیلیز تھے آپ کے سسٹم کے اندر, ان ڈیلیز کو ریموو کیا جا رہا ہے اور وہ ڈیلیز کی کاز بننے والے جو جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ ریموو کر کے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس حساب سے یہ جو کام ہے
ये 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का नहीं है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको जारी रहना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए ही आप जो है अपनी तमाम खराबियां वो दूर करेंगे। और जब तक आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर की खराबियां जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उनको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप फ्री जो एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी शख्स चाहता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना, तो वो जो है वो फ्रीली आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके, हर तरह की, हर लेवल की। उस लेवल तक आपको जो पुरकशिश बनाना पाकिस्तान को, वो टारगेट है जिस तक आपको जाना चाहिए। और SIFC मेरी नजर में जो अब तक की परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहा जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है 28-29 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स अब भी प्रपोज्ड हैं, जो जल्दी जो है वो ट्रांसलेट होते हुए नजर आएंगे आपको। ये इस जो कैलेंडर ईयर के अंदर या नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी कंप्लीशन से पहले आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मजीद जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी, जो अब तक प्रपोज की जा चुकी है। ठीक है, और बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो वो ज़राअत के अंदर भी लाने की एफर्ट है और हदफ भी रखा गया है। मैं उस पर आती हूँ। नाज़रीन, हम आपको भी बता दें कि बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पर लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, बैरूनी सरमायाकारी आना चाहती थी, लेकिन क्यों नहीं लोग ला पाते थे, क्योंकि हर्डल्स बहुत ज़्यादा थे। जिस तरह से हमारे अभी मौजूद पैनलिस्ट फरमा रहे थे, IT का शोबा है, मादनियात है, तवानाई है, इसके साथ साथ ज़राअत है, तो अब इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है उन लोगों को कहीं ना कहीं कि जी आप आइए, इन्वेस्टमेंट लाइए, जो भी हर्डल्स हैं हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और बड़ी हद तक SIFC ऐसा करने में कामयाब भी रहा है पिछले 2 साल के अंदर। लेकिन जब हम ज़राअत की बात करते हैं नवीद नसीम साहब, तो हम जानते हैं कि 50 लाख एकड़ बंजर ज़मीन जो है उसको काबिल काश्त बनाने का हदफ रखा गया है। सर, आप ये समझते हैं कि हदफ आसान होगा, या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो कैनाल्स वाला इशू है ये हदफ उससे मुतासिर हो सकता है? आसमा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये जो 5.4 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी आई है SIFC के जरिए, इससे ये साबित होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट मादी में रही है, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इतने कलील अरसे में पाकिस्तान में लाने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से SIFC को या इसके जो जिनके पीछे जिसका ये ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने खुद से ये इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर आकर जिसने भी सरमायाकारी करनी है वो वन विंडो ऑपरेशन के तहत वो कर सकता है। इनके जो आप जो बात करिए 50,000 एकड़ वाली, देखिए पॉसिबल तो है, लेकिन आज भी हमारे मुल्क में, जब अभी रिसेंटली कहा गया कि चोलिस्तान में और पंजाब के कुछ इलाकों में और सिंध में 6 नहरें निकालनी है, तो वहां पर एक ऐसा अजाब आ गया, वहां पे लोग सड़कों पर तूफान खड़ा हो गया, तूफान खड़ा हो गया, जैसे कि कालाबाग डैम बनाने के वक्त हो रहा था। तो कालाबाग डैम आज तक नहीं बना और आज तक हमारी पूरी कौम जो है वो इस चीज को भुगत रही है और पानी के क्राइसिस से हमें सामना है। और स्पेशली इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने से या सस्पेंड होने से तो बहुत ज्यादा खात्मा, बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। आप आगे एक SIFC के जो जिससे आपने भी दिया, जिसमें इनका सबसे अच्छा जो एक बड़ा जो पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके बीच में वो हजारों एकड़ जमीन को, बंजर जमीन को काबिल काश्त बना रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है कि जो पर एकड़ यील्ड है उसको मॉडर्नाइज तरीकों से उसको काश्त करके वो पर एकड़ यील्ड को ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहे हैं, जिससे फायदा ना सिर्फ हुकूमत का होगा बल्कि वो किसान जो इतनी मेहनत करता है और वो पूरे 6 महीने या 4 महीने में एक फसल तैयार करता है, लेकिन जब उसको मतलूबा यील्ड नहीं मिलती तो उसको नुकसान होता है। इसके अलावा अगर आप मेरा ये जो देही इलाकों में आना जाना रहता है, किसानों से मुलाकात होती रहती है, आप देखिए पहले उनको यही नहीं पता होता था कि हमें जो अद्वियात मिल रही है, जो फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं, वो असली है, जाली है, वो बीज कोई और लेते थे, निकलता कोई और था। ये वाला इनिशिएटिव था जी, ये बहुत बड़ा इशू था कि आप 16 नंबर बीज लेके आते हैं, जब वो काश्त करते हैं तो 18 नंबर निकल आता है, अद्वियात जो है वो जाली निकलती है, खाद मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो वो ज्यादा प्राइसेस के ऊपर मिलती है। फिर जब वो उनकी फसल तैयार हो जाती है तो उनको बारदाना नहीं मिलता। अब पाकिस्तान में बारदाना जो है वो जिसको आम अल्फाज में बोरी कहा जाता है, उसकी एक ऐप बना दी गई है जिसमें कोई भी 5 एकड़ वाला जो है वो उस हिसाब से बारदाना ले सकता है। तो ये वो सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमें बहुत साल पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम SIFC के जरिए इस किस्म के रेवोल्यूशनरी काम होने लग पड़े, जिससे खास तौर पर हमारे जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री जो है, जो कि हमारी बैकबोन है, जिससे हमारा 35% आबादी जो है वो मुंसलिक है,
वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। ठीक है जी, बड़े सारे शोबों में ज़ाहिर है ये सारे काम हो रहे हैं। तवानाई में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी सारी एफर्ट्स हो रही हैं SIFC की जानिब से। ज़राअत में भी तो आपने बता दिया नवेद साहब, मादनियात को लेकर भी बड़ा सारा काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और जिस तेज़ी से हो रहा है उसका सारा क्रेडिट जो है ज़ाहिर है SIFC को जाता है। इसी के साथ जी आज SIFC के 2 साल मुकम्मल हुए, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। कारकर्दगी के हवाले से प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। काशिफ साहब, नवीद नसीम साहब, अली फुरकान साहब, नौशाद साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया मौजूद रहने के लिए। नाज़रीन, कल मिलते हैं आपसे दोबारा। ख्याल रखिएगा अपना।